क्वेश्चन है, राम किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है और श्याम इस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। राम अकेले काम शुरू करता है। कितने दिनों के बाद श्याम को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम जो है वो 15 दिनों में समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि राम और श्याम दो व्यक्ति है। राम अगर किसी कार्य को करता है तो फिर 18 दिन में उस कार्य को पूरा कर देता है, और श्याम अगर उसी कार्य को करेगा ना तो शाम को कितना समय लगेगा, 24 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि राम कार्य को शुरू करता है और अकेला काम को शुरू करता है, फिर राम कार्य करता ही रहेगा। लेकिन प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि कितने दिनों के बाद श्याम उसके साथ जुड़ेगा, श्याम भी बीच में कार्य को करने के लिए आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो पूरा काम है ना वो 15 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए। तो हमें तो ये पता लगाना है कि जो शाम है वो कितने दिनों के बाद राम के साथ कार्य करने के लिए जुड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता लगे कि कुल कार्य कितना है जिसको 15 दिन में पूरा करवाना है। तो कुल कार्य पता लगाना है तो 18 है, यहाँ पर 24 है। इनका हम लैसे लेंगे तो लैसे यहाँ पर कितना आएगा, 18 और 24 का, ये आपको पता होना चाहिए कि लैसे यहाँ पर 72 आएगा। तो यहाँ पर कुल कार्य कितना है, 72 यूनिट है। तो ये हमें पता लग गया है कि 72 यूनिट यहाँ पर कुल कार्य है। तो अब हम यहाँ पर दक्षता निकालेंगे, क्योंकि दक्षता से हमें ये पता लग जाता है कि जो राम और श्याम है ना, ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। क्योंकि दक्षता से हम यही तो पता लगाते हैं कि इनके द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा। तो आपको पता है कि अगर राम की दक्षता निकालनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुल कार्य कितना है, 72 यूनिट है, और करना कितने दिनों में है राम को, 18 दिनों में। तो राम फिर एक दिन में कितना कार्य करता होगा, जब वह 72 यूनिट कार्य 18 दिन में कर ही लेता है तो फिर एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो 72 यूनिट कुल कार्य है और दिन कितने लग रहे हैं इस कार्य को पूरा करने में, 18 दिन। तो एक दिन में वह कितना कार्य करता होगा, 4 यूनिट कार्य करता होगा। तो राम की जो यहाँ पर दक्षता आएगी, कार्य क्षमता आएगी, वो 4 यूनिट कार्य करने की है। यानी कि जो राम है वो एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकता है। इसी प्रकार हम यहाँ पर श्याम की दक्षता भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जो 72 यूनिट है यहाँ पर कुल कार्य है, और श्याम को इसी कुल कार्य को करने में 24 दिन का समय लग रहा है। तो 24 से हम यहाँ पर भाग देंगे, और यहाँ पर शाम की जो दक्षता है वो कितनी आ जाएगी, शाम की दक्षता आएगी 3 यूनिट प्रति दिन की। यानी कि जो शाम है वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। अब हमें यहाँ पर ये तो पता लग ही गया है कि जो राम है वो एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकता है, और श्याम जो है वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि जो कार्य को शुरू किया जा रहा है, यानी कि कार्य तो कितना करना है, 72 यूनिट कार्य करना है, लेकिन इसी कार्य को शुरू कौन कर रहा है, राम अकेला इस कार्य को शुरू कर रहा है। और कितने दिनों के बाद श्याम जो है वो इस कार्य में राम के साथ जुड़ेगा, ताकि जो काम है वो तो 15 दिन तक समाप्त हो जाना चाहिए। तो आप ऐसा समझिए कि कार्य को समाप्त करना है 15 दिन में, तो राम तो कार्य को कर ही रहा है, और 15 दिन तक राम जो है वो कार्य करता ही रहेगा। तो आप ऐसा समझिए कि अगर राम जो है वो एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर लेता है, और यहाँ पर कार्य को समाप्त करना है 15 दिन तक, तो 15 दिन तक राम तो कार्य को करता ही रहेगा। तो 15 दिन में राम कार्य कितना कर लेगा, 15 गुणा 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 यूनिट। यानी कि राम ने जो अकेले कार्य किया है वो तो 60 यूनिट कर ही लिया है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो ये 72 यूनिट है कार्य, तो 72 यूनिट कार्य तो अभी हुआ ही नहीं है, और राम ने 15 दिन तक कार्य किया है, और फिर भी राम तो 60 यूनिट कार्य ही कर सका है। तो अब कार्य जो बच गया है वो कितना बचा है, 12 यूनिट कार्य बचा है। लेकिन 12 यूनिट कार्य को कौन करेगा, श्याम करेगा। क्योंकि आपने देखा कि श्याम भी राम के साथ जुड़ गया था, यानी कि राम के साथ श्याम भी कार्य करने लगा था। तो यहाँ पर उसने 12 यूनिट कार्य ही किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि 15 दिनों तक अगर राम ही कार्य करता तो वह 60 यूनिट कार्य ही कर सकता है, जबकि कार्य तो हमें 15 दिन में समाप्त ही कराना है। और हमने देख लिया कि राम तो 60 यूनिट कार्य ही कर सकता है, क्योंकि उसकी जो कार्य क्षमता है वो एक दिन में 4 यूनिट कार्य करने की है, और उसके अनुसार तो वह 15 दिन में 60 यूनिट कार्य ही कर पाएगा। लेकिन अब जो कार्य तो 72 यूनिट करवाना है ना, तो 12 यूनिट कार्य तो शेष बच गया। पर शेष कार्य नहीं बचा है, क्योंकि कार्य तो 15 दिन में समाप्त करना है। यहाँ पर श्याम जो है वो इस कार्य को करने में जुड़ेगा राम के साथ, और कितना कार्य करेगा, जो कार्य राम के द्वारा नहीं किया गया है। यानी कि जो 12 यूनिट कार्य है वो कौन करेगा, श्याम करेगा, और फिर कार्य 15 दिन में ही समाप्त हो जाएगा।
तो ये 12 यूनिट कार्य है, लेकिन शाम को इस 12 यूनिट कार्य को करने में कितना समय लगेगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शाम तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है, क्योंकि शाम की दक्षता 3 यूनिट कार्य करने की है। तो 12 यूनिट कार्य करना है और 3 यूनिट एक दिन में कार्य हो ही जाता है, तो शाम को जो कार्य करने में समय लगेगा वो 4 दिन का समय लगेगा। यानी कि जो शाम है ना, वो इस कार्य को करेगा, जो 72 यूनिट कार्य है इसमें से कुछ कार्य करेगा, यानी कि 12 यूनिट कार्य करेगा, लेकिन जो उसका 12 यूनिट कार्य है वो तो 4 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में तो ऐसा पूछा गया है कि कितने दिनों के बाद शाम को उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि राम जो है वो कार्य को कर रहा था, लेकिन जैसा ही यहाँ पर देखा गया कि राम के द्वारा तो 60 यूनिट कार्य ही हो पाएगा, तो फिर यहाँ पर हमने एक दूसरे व्यक्ति श्याम को भी कार्य में जोड़ लिया है, लेकिन वह कितने दिनों के लिए जुड़ा है, 4 दिन के लिए जुड़ा है। तो कितने दिनों के बाद जुड़ा है, यानी कि 11 दिन तक तो यहाँ पर राम ने कार्य किया ही था, लेकिन फिर क्या हुआ, कार्य ज़्यादा बच रहा था, इस कारण श्याम को जोड़ा गया कार्य में, और श्याम ने फिर लास्ट के 4 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया है, अपना जो 12 यूनिट कार्य है उसको पूरा कर दिया है। तो कितने दिनों के बाद शाम को उसके साथ जुड़ना चाहिए, तो 11 दिन तक तो यहाँ पर राम ने अकेले ही कार्य किया है, और जो शाम का कार्य था वो तो केवल 4 दिन का ही कार्य था, तो इसीलिए जो शाम है वो 11 दिनों के बाद जुड़ा है, और फिर उसने 4 दिन कार्य किया है, और इस तरह से 15 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया है। तो जो शाम है उस वो कब जुड़ा है, वो 11 दिन बाद कार्य को करने के लिए जुड़ा है, और उसने फिर लास्ट के 4 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि कितने दिनों के बाद शाम को उसके साथ जुड़ना चाहिए, तो 11 दिनों के बाद शाम को कार्य के लिए जुड़ना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यापारी 18% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है, यानी कि लगातार छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 11,000 रुपये है। तो वस्तु का मूल्य तो 11,000 रुपये है, लेकिन इस मूल्य पर दो क्रमिक छूट दी जा रही है, यानी कि लगातार छूट दी जा रही है। पहली छूट 18% है, और उसके बाद जो छूट दी जाएगी वो है 20%। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो 18% की छूट देंगे 11,000 रुपये पर। तो यहाँ पर कितने रुपए की छूट देनी होगी, तो इसके लिए हमें 11,000 का 18% निकालना होगा, तभी तो ये पता लगा पाएंगे ना कि कितने रुपए की छूट दी गई है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और 110 गुणा 18 किया जाएगा तो कितना आएगा, ये आपको पता है कि यहाँ पर आएगा 1980 रुपये। तो यहाँ पर 18% की छूट दी गई है, जबकि वास्तव में कितने रुपए की छूट दी गई है, 1980 रुपये की यहाँ पर छूट दी गई है। तो 11,000 में से हमें 1980 रुपये घटाने होंगे, जिससे कि हमें ये पता लगे कि यहाँ पर मूल्य कितना आएगा। तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 9,020 रुपये आएगा, यानी कि 11,000 में से अगर हम 1980 रुपये घटाएंगे तो यहाँ पर जो ये मूल्य आएगा 9,020 रुपये आएगा। तो यहाँ पर अभी दूसरी छूट भी देनी बाकी है। दूसरी छूट कितनी है, 20% की। तो 20% की जो छूट यहाँ पर दी जाएगी वो इस मूल्य पर दी जाएगी 9,020 रुपये पर। तो 9,020 रुपये पर हमें 20% की छूट देनी, क्योंकि यहाँ पर जो छूट है वो लगातार है, यानी कि पहली छूट जो दी गई है वो यहाँ पर अंकित मूल्य पर दी गई है, लेकिन दूसरी छूट उस मूल्य पर दी जाएगी जो पहली छूट देने के बाद जो यहाँ पर नया मूल्य आया है। तो 9,020 का हमें 20% निकालना होगा, जिससे कि ये पता लगे कि यहाँ पर छूट कितने रुपए की दी गई है। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और 902 का गुणा अगर 2 से किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1,804 रुपये। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ये पता लग गया है कि 9,020 में अगर 20% की छूट देनी है तो वास्तव में 1,804 रुपये की छूट देनी है। तो यहाँ पर हमें 9,020 में से 1,804 घटाना होगा। तो आइए अब हम यहाँ पर घटा कर देख लेते हैं कि कितना आएगा। तो ये आपको पता है कि यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर जो ये अंतिम मूल्य आएगा, यानी कि विक्रय मूल्य आएगा, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है वो कितना आ जाएगा, 7,216 रुपये आ जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए यानी कि खर्चे को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि चीनी का जो मूल्य है ना वो कम हो रहा है। अगर किसी वस्तु का मूल्य कम हो रहा है तो ऐसा भी तो होगा ना कि उस वस्तु पर जो खर्चा आ रहा है वो कम होगा। लेकिन प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि जो व्यय है ना उसको तो समान ही रखना है, यानी कि खर्चा तो अब भी हम उतना ही करेंगे जितना हम पहले करते थे जब चीनी का मूल्य ज़्यादा था, और खर्चा अब भी हम उतना ही करेंगे अगर चीनी का मूल्य कम हो गया है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब हम चीनी ज़्यादा यूज करने लगेंगे, क्योंकि खर्चा तो हमें समान ही रखना है। जैसा कि आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम खर्चा का सूत्र तो पहले आपको पता होना चाहिए। खर्चा बराबर होता है खपत गुणा कीमत। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि जैसे कि जो खर्चा है वो 20 रुपये आता था पहले। अगर आपने मान लिया है कि खर्चा जो है वो 20 रुपये आता था, और आपको पता है कि जैसे चीनी का या फिर आप किसी पेन का खर्चा निकाल सकते हो, तो आप ऐसा सोचो कि पेन की जो कीमत है वो तो 5 रुपये है, और अगर खर्चा हमें 20 लेकर आना है तो हमें पेन कितने खरीदने होंगे, यानी कि खपत कितनी होगी, 4 पेन की होगी। लेकिन अब दूसरी कंडीशन ऐसे कही गई है कि कीमत को तो हमें कम करना है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर कीमत पहले 5 थी तो अब मान लेते हैं कि कीमत 4 हो गई। लेकिन खर्चा प्रश्न में कहा गया है कि 20 ही लेकर आना है, यानी कि ये हमने माना है। तो कंडीशन तो यही है ना कि व्यय को समान रखना है, यानी कि जो खर्चा है वो समान ही रखना है। जितना पहले खर्चा होता था अब भी उतना ही होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, खर्चा समान तो तभी होगा ना जब यहाँ पर पहले खपत 4 होती थी और अब हमें खपत जो है वो 5 ही करनी होगी। यानी कि पहले अगर हम 4 पेन खरीदते थे तो अब हमें 5 पेन खरीदने होंगे, तभी खर्चा यहाँ पर समान आ सकता है। तो आप इतना समझिए कि खर्चा अगर समान है तो यहाँ पर अगर कीमत जो है, आप देखिए कीमत जो है वो 5 से 4 हो गई, यानी कि पहले जो कीमत थी वो 5 थी और अब जो कीमत है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ पर जो कीमत के बीच में अनुपात आया है। और खपत का भी देखिए कि पहले खपत कितनी थी, जैसे कि पहले कीमत 5 थी तो खपत कितनी थी, 4 थी। और यहाँ पर अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अगर जो खर्च कीमत है वो 4 हो गई है तो फिर खपत कितनी हो गई है, 5 हो गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए कि कीमत और खपत में अनुपात में कैसा परिवर्तन होता है। ये 5:4 तो कीमत का अनुपात है, लेकिन खपत का अनुपात क्या है आप देख सकते हो, यही 5:4 का उल्टा कर दिया गया है जो कि 4:5 है, क्योंकि यहाँ पर खर्चा सामान लेकर आना है। तो आपको यही कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर कीमत कीमत यहाँ पर कीमत का जो अनुपात है वो 5:4 है, तो फिर खपत का अनुपात जो होगा वो कीमत के अनुपात का ही उल्टा कर दिया जाएगा, क्योंकि खर्चा तो यहाँ पर सामान ही लेकर आना है। अब हम प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कीमत में कितनी कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं कीमत यानी कि मूल्य मूल्य लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड कीमत और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू कीमत यानी कि नया मूल्य क्या है। तो 20% का अगर हम भिन्न रूप लिखेंगे तो ये आएगा 20/100 के बराबर। और जब इसको हल किया जाएगा, यानी कि जब किसी संख्या से काटा जाएगा तो 20 से ही काट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/5 के बराबर। तो 20% का जो भिन्न रूप होता है वो तो किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर बट्टे में लिखा हुआ है 5, तो ये तो क्या है, पहले वाला मूल्य है, और 5 का 20% होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो नया मूल्य है उसमें 20% की कमी आ रही है, यानी कि 1 यूनिट की कमी आ रही है। तो 5 में से अगर 1 कम किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो अब आप ये समझिए कि पुराना मूल्य और नए मूल्य के बीच में जो अनुपात है वो कितना है, 5:4 है। अब आपको ये तो पता है ना कि खर्चा तो हमें समान ही लेकर आना है। तो अगर हमें खपत का अनुपात निकालना है तो खपत का अनुपात तो कीमत के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। जैसे कि ये 5:4 लिखा हुआ है तो खपत का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें खपत का अनुपात लिखना है। अब प्रश्न में तो ऐसा पूछा गया है, लेकिन हम ये अनुपात का उल्टा उसी स्थिति में कर सकते हैं जब खर्चा यहाँ पर समान दिया हो। तो तभी तो हमने यहाँ पर कीमत के अनुपात को उल्टा लिख दिया, और ये किसका अनुपात आ गया है, खपत का अनुपात आ गया है। अब प्रश्न में तो ऐसा पूछा गया है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो अब आप यहाँ पर ये देख ही रहे हो कि पहले खपत कितनी होती थी, 4 यूनिट होती थी, जब मूल्य कितना था, 5 यूनिट था। लेकिन मूल्य जो है वो 5 से 4 हो गया है, तो उस स्थिति में खपत में वृद्धि हो गई, और वृद्धि कितनी हो गई, 4 से 5 हो गया ये, और वृद्धि
वृद्धि यहाँ पर हुई है 1 यूनिट की। तो इतना तो समझ आ रहा है कि अनुपात के अनुसार 1 यूनिट की वृद्धि हुई है, लेकिन आंसर जो है हमें प्रतिशत में देना है। तो हम कैसे आंसर निकालेंगे प्रतिशत में? आपको पता है कि वृद्धि 1 यूनिट की हो रही है और पहले कितनी खपत की जाती थी? 4 यूनिट की। तो बट्टे में हमें पहले वाली वैल्यू ही रखनी होगी, यानी कि पहले कितनी खपत की जाती थी? 4 यूनिट। तो बट्टे में हमें 4 ही लिखना है और मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पर 100 से करेंगे ही, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो 4 के पहाड़े से यहाँ पर 100 कटेगा 25 बार और आंसर आ जाएगा यहाँ पर 25%। तो प्रश्न में ये पूछा गया था कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, तो आंसर आया है 25% की। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, 32 पुरुष यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का फॉर्मूला होता है m1d1 बराबर m2d2। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूले में m लिखा है, m यानी कि व्यक्तियों की संख्या और d का अर्थ यहाँ पर होगा दिनों की संख्या, और 1 और 2 इसलिए लिखा है क्योंकि प्रश्न में दो कंडीशन दी हुई है। आप देखिए कि पहली कंडीशन में लिखा हुआ है कि 22 पुरुष जो है वो एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन के अनुसार व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 22। तो m1 के स्थान पर हमें 22 लिखना है। दिनों की संख्या कितनी है? 16। तो यहाँ पर d1 के स्थान पर हम 16 लिखेंगे। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह। फिर देखिए दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि 32 पुरुष यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो व्यक्तियों की संख्या तो यहाँ पर दी हुई है, तो m2 के स्थान पर हम 32 लिखेंगे, लेकिन प्रश्न में दिनों की संख्या नहीं दी हुई है और दिनों की संख्या ही हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम d2 लिखेंगे। अब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे और यहाँ से d2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि दिनों की संख्या यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो 16 के पहाड़े से यहाँ पर 32 कटेगा 2 बार और 2 के पहाड़े से यहाँ पर 22 कटेगा 11 बार। तो यहाँ पर जो d2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 11 दिन आएगी। तो प्रश्न में ये पूछा गया था कि 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 32 पुरुष इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आया है कि कार्य जो है वो 11 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है यदि चावल का मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाती है तो व्यय को समान रखने के लिए, यानी कि खर्चे को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि चावल के मूल्य में 28% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मूल्य पर, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड यानी कि पहले वाला मूल्य, और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू, न्यू यानी कि अब नया मूल्य क्या है। तो 28% की वृद्धि हो रही है, तो 28% का भिन्न रूप होगा 28/100 के बराबर, और जब इसको हल किया जाएगा तो यहाँ पर हम 4 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/25। तो 28% का भिन्न रूप किसके बराबर होता है? 7/25 के बराबर होता है। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि हम पुराना मूल्य क्या लिखेंगे और नया मूल्य क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर जो बट्टे में 25 लिखा हुआ है इसको तो हम लिखेंगे पुराना वाला मूल्य, और यहाँ पर आपको पता है कि 28% की वृद्धि हो रही है, तो 25 का 28% 7 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर 25 यूनिट पहले वाला मूल्य है तो 28% की वृद्धि करनी है, तो 7 यूनिट की हमें यहाँ पर वृद्धि करनी है, और अगर 7 यूनिट की वृद्धि की जाएगी 25 में तो फिर नया मूल्य आ जाएगा 32 यूनिट। अब प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि व्यय को तो समान रखना है, यानी कि खर्चे को समान रखना है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकती हो कि पुराना मूल्य और नए मूल्य के बीच में जो अनुपात है वो कितना है? 25/32 है। अब खर्चा तो समान ही रहना चाहिए और खपत का अनुपात तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि खर्चा तो समान है, तो यहाँ पर मूल्य के अनुपात का ही उल्टा लिख देंगे, वही किसका अनुपात होगा? खपत का अनुपात होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि खपत में कमी तो हुई है। जैसे कि पहले खपत कितनी होती थी? 32 यूनिट होती थी, लेकिन जैसे ही मूल्य जो है वो 25 से 32 यूनिट हो गया है, उस स्थिति में खपत यहाँ पर 32 से 25 हो गई है। यानी कि जो खपत में कमी आई है वो कितने की आई है? 7 यूनिट की आई है। तो कमी यहाँ पर 7 यूनिट की है, लेकिन हमें यहाँ पर आंसर प्रतिशत में निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और बट्टे में हमें लिखना होगा जो पहले वाली खपत थी वो कितनी थी? 32, और मल्टीप्लाई हम
यहाँ पर करेंगे 100 से। तो हमें हल करना है 7/32 और मल्टीप्लाई करना है 100 से। आइए अब हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। हमें क्या हल करना है, यहाँ पर आपको पता है 7/32 और मल्टीप्लाई क्या करना है हमें 100 से। तो 4 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, 4 × 2 32 और यहाँ पर आ जाएगा 25 और 25 का गुणा 7 से किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा 175 और बट्टे में हम लिखेंगे 8। अब 175 को हम 8 के पहाड़े से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 दूनी 16 आएगा, फिर यहाँ पर बचेगा ये 15, तो 8 एकम 8, फिर यहाँ पर आएगा कितना 7 और ये 0, तो 8 8 64 और फिर यहाँ पर 6 0, तो 8 7 56। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि जो आंसर है वो तो लगभग कितना आ ही चुका है, 21.88% यहाँ पर दिया हुआ और यहाँ पर हमारा आ ही गया है। अगर हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 भी आएगा। तो आप देख सकते हो कि आंसर तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।